जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग लेके आए हैं एपिसोड नंबर 7। हालांकि ये क्लास बहुत छोटी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप ज्वाइन अवश्य करें। और साथ ही साथ यदि आप नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्लास आपकी सुबह के 10 बजे आपकी भूगोल की चलती है, जबकि दोपहर में आपके 1 बजे आपके ही कहने पर मैथ, और रात के 8 बजे आप विज्ञान की क्लास पढ़ते हैं। साथियों, मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन की लेवल जो है साथियों, वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो आप इतना जान लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% मिलने वाली है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपने जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक अवश्य कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट बनता है साथियों, अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, समय को बिना गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ, और एपिसोड नंबर 7 को लेकर हम लोग आज आए हैं। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि भू प्रपर्टी में, एक मिनट में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, कह रहा है भू प्रपर्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। अब यही क्वेश्चन अगर बच्चा को पूछ देगा तो बच्चा जो है ना एकदम मुंह बांधेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि क्वेश्चन आप लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का, आपके एनसीईआरटी से एक एक लाइन उठाया गया, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। जितना भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है, टोटल A to Z क्वेश्चन आप देखेंगे, जब पूरा एपिसोड कर लेंगे आप, तो सब का सब क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। कि भू प्रपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन का कितना % उपस्थित है। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब है, 0.02%। साथियों, भू प्रपर्टी में खनिजों के रूप में कितना % कार्बन है, तो आप बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए 0.02%। कितना बोलेंगे? भू प्रपर्टी में कितना कार्बन है, तो आप 0.02% बोलने वाले हैं। चलिए, सातवीं क्लास छोटी ज़रूर होगी। आज थोड़ा ही क्वेश्चन एपिसोड 7 में है, तो आप निश्चित रहिए, लेकिन आप पढ़िए मन से और आप आराम से तैयारी करिए। कोई हड़बड़ नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हड़बड़ में जो है गड़बड़ चीज़ें हो जाती है, तो प्लीज़ आप आराम से पढ़िए। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको याद कीजिए और नेक्स्ट की फिर तैयारी कीजिए, ठीक है। बेटा, अधिकांश कार्बन यौगिक है। साथियों, मैं एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यदि आप नए आए हैं तो मैं बताना चाहूँगा, आप टेलीग्राम हमारा लिंक है, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन। मैं वहाँ पे आपको घटना चक्र, PYQ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो PDF होती है, मैं सारा सारा वहाँ पर दूंगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप निश्चित तौर पर जो ज्वाइन जो है कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। चलिए, अधिकांश कार्बन यौगिक क्या होते हैं? अधिकांश कार्बन यौगिक क्या होते हैं? क्या वो साथियों, क्या वो विद्युत सुचालक होते हैं? क्या विद्युत कुचालक होते हैं? या अच्छे विद्युत चालक होते हैं, एक से अधिक, या कोई नहीं? साथियों, याद रखिएगा, इसका सही जवाब विद्युत कुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक क्या होते हैं साथियों? विद्युत कुचालक होते हैं। चीज़ों को आप याद करते हुए मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको, आप मुझे कार्बन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब चीज़ को आप याद कीजिए। याद नहीं करेंगे तो फिर आप फंसे एग्जाम हॉल में। अगर आपसे पूछ देगा, मुझे बताइए आप, सोडियम, क्या बोलेंगे? तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? आप बताइए मुझे। क्या आप अगर आप जानते होंगे तब ना बताएंगे, नहीं जानते तो कैसे बताएंगे आप? तो आप जैसे मान लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। आप बोलेंगे सर सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। उसी प्रकार से यहाँ पूछा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। अब सोचिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। आप फिर से जोड़िए, हाथ में बोल रहा हूँ, आपको लिखिएगा नंबर 1 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका आ गया 6। कितना आ गया साथियों? कितना आ गया साथियों? आपका आ गया साथियों, आपका कार्बन की परमाणु संख्या
6 हो जाएगा इसको बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर, अच्छा पूछेगा आपसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है, आप क्या बोलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप बोलेंगे साथियों O2 का होता है साथियों 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। मैंने आपको गिन के हाथों बता दिया। तो ऑक्सीजन एक हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से जो है आप याद ही चीज़ करेंगे तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। क्या वो 2 होती है, क्या 4 होती है, क्या 6 होती है। आप कहेंगे सर इसकी संख्या 4 होती है। मतलब कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आप कहेंगे सर 4 होती है। मुझे बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपके सिर्फ NCERT पे है। NCERT सिर्फ मैं कुछ भी नहीं किया हूँ साथियों, सिर्फ आपका क्वेश्चन जो है NCERT पे है और NCERT ही आपको सफलता की राह भी छुआएगा। इस बात को आप याद, यदि आप सब NCERT को नहीं पढ़ते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे अन्यथा दूसरे बच्चों से, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आती होगी। यदि आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर, हाँ सर मुझे क्लास अच्छी लगी, सर मुझे क्लास अच्छी लगी। बेटा परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, क्या इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण होता है। मतलब परमाणु के चारों नाभिक धनात्मक होता, धनात्मक मतलब क्या, प्लस होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण होती है, या न्यूट्रॉन की उपस्थिति कारण होती है, या फिर प्रोटॉन की उपस्थिति। ध्यान रखिएगा साथियों, परमाणु का जो नाभिक धनात्मक होता है इसका एकमात्र कारण साथियों उसका है वो आपका प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो साथियों परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच क्या होती है, कौन सा बंधन होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है। क्या वो एकल बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसको आप त्रिआबंध कहते हैं। तो जी हाँ, आप कहेंगे दोस्त जी सर मेरा ऑप्शन नंबर सी, सर मेरा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिआबंध होता है। इस बात को सर आप समझेंगे। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका नाइट्रोजन, और अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या होगा। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है। साथियों अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा यौगिक बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है। मतलब ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। यदि आपने पीवाक्यू किया होगा तो आपको निश्चित तौर पे मिला होगा ये क्वेश्चन कि बायोगैस और सीएनजी किसका मुख्य घटक है। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन जो है, क्या ये क्वेश्चन आपके टीआरई परीक्षा में पूछा गया था या पूछा गया था। मुझे बताइए आप मुझे पहले कि क्या ये क्वेश्चन बायोगैस और सीएनजी किसका मुख्य घटक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था नहीं पूछा गया। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन मिल रहा है ना। तो मैं बोला ना, मैंने जितना प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ और एक घटना चल के अलावा क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़नी है, काफ़ी है इतना ही। आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है। क्या वो इथेन है, क्या मेथेन है, क्या प्रोपेन है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब आंसर आपका मीथेन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा मीथेन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 और 2 दोनों में पूछा गया था। तो अगले बार पूछेगा तो सीएनजी और, या तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, आप बोलेंगे सीएनजी, या सॉरी मीथेन। आप बोलेगा सीएनजी का मुख्य घटक क्या है तो आप बोलेंगे मीथेन।
बोल रहा है कार्बन के अपरूप के बारे में कौन सा कथन सही है। मतलब कार्बन के अपरूप के बारे में कौन सा कथन सही है। कार्बन का दो अपरूप होता है, मुझे बताइए कौन सा अपरूप होता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं साथियों, कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पूछ देगा आपसे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, आप बोलिएगा दो होता है, पूछेगा कौन सा होता है तो आप बोलिएगा सर जी हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है सर, तो हीरा और ग्रेफाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। कार्बन के अपरूप के बारे में कौन सा कथन सही है। कार्बन के अपरूप बारे में कौन सा कथन सही है, तो आप कहिएगा क्या हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ। जी हाँ, ये तो सही जवाब है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर हीरा सबसे कठोर होता है। फिर ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है, जी हाँ ये भी सही है। तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे आगे नहीं देखना क्या करना है, बस मुझे दो ही देखना है। क्या मेरा दो सही है, क्या मेरा दो सही है, क्या मेरा दो सही है। यदि आपका दो सही होता तो आप बोलेंगे सर एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी सही करने वाले हैं। डी हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, कौन सा ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है। कौन सा ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर, आपने क्या पढ़ा है, कार्बन का दो अपरूप, एक हीरा होता है एक ग्रेफाइट होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप क्या होता है। तो याद रखिएगा सही जवाब ग्रेफाइट हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो ग्रेफाइट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या आपका आयनीकरण होता है, क्या आपका श्रृंखलनकरण होता है, या फिर अम्लीकरण होता है। तो आप बोलेंगे दोस्त सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं, श्रृंखलन इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रृंखलन साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। देखिए जो क्वेश्चन आपके लिए है मैं वही क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछने का पूरे चांस है। फालतू की चीज़ें मुझे नहीं पढ़नी है, मैं बार बार कहता हूँ मुझे फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ानी है ना पढ़नी है। कल के दिन में अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने दावा किया है क्वेश्चन यहीं से रहेगा और यहाँ रहेगा तो 110% भी रहेगा। अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है, मुझे बताइए क्या ये प्रश्न आपके टीआरई में आया था नहीं आया था। आप मुझे बताइए क्या ये प्रश्न आपके टीआरई में आप देख पाएंगे। इस वीडियो से आपको पहला एक क्वेश्चन मिला था और दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिल गया। साथियों याद रखिएगा ये क्वेश्चन टीआरई में आया हुआ प्रश्न है कि अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है। क्या वो NH3 होता है, CH3 होता है या PH3 होता है। तो आप बोलेंगे साथियों सर इसका सही जवाब NH3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनिया का अणुसूत्र साथियों होता है NH3। ऐसे पूछेगा आपसे कि NH3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर अमोनिया इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कार्बनिक यौगिक केवल जीवित तंत्र के भीतर ही निर्मित हो सकते हैं, कथन का खंडन किसने किया था। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक केवल जीवित तंत्र के भीतर ही निर्मित, ये बात किसने कहा था, ये बोल रहा है ये बात किसने कहा था। ये कथन जो दिया गया है ये कथन, ये बात किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था। आइए हम याद रखिएगा इस कथन को फ्रेडरिक व्हीलर ने कहा था। फ्रेडरिक व्हीलर ने कहा था कि फ्रेडरिक व्हीलर ने कथन को कहा था। फिर कह रहा है कि फ्रेडरिच व्हीलर, यही तो कुछ था, फ्रेडरिच व्हीलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेडरिच व्हीलर के लिए किस यूरिया द्वारा तैयारी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था। साथियों इसका सही जवाब आपका अमोनियम साइनाइट हो जाएगा। अमोनियम साइनाइट इसका बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर होने वाली है। साथियों ये भी क्वेश्चन अभी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो आप याद रखिएगा क्या वो अमोनिया हो जाएगा, क्या वो अमोनिया हो जाएगा साथियों, क्या यूरिया हो जाएगा। तो जी हाँ यूरिया ही इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर होने वाली है। साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको ये क्लास
8, 9 और 10 का मैं आपको एनसीईआरटी का सारा एमसीक्यू करवा दूंगा। आप यदि आप नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही एक लाइक तो अवश्य करवे करिएगा। और मैं आप अपने लिए जो है एक मुझे सर खुश करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट एक आप कमेंट अच्छा कर दीजिएगा साथियों। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यदि आपने अभी तक लाइक और कमेंट कर दिया है। तो साथियों ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है। मैं आपको 10 खत्म होगी, 9 खत्म होगी, 8 खत्म होगी, फिर मैं आपको घटना चक्र अवश्य करवा दूंगा। आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप पूरा वीडियो और पूरा एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। साथियों एक जरूरी सूचना, आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मैं एक बोलना चाहूँगा टेलीग्राम पे बहुत कम लोग हैं, तो आप उसके वजह से मत छोड़िएगा कि सर टेलीग्राम पे तो लोग ही नहीं है, मैं क्यों रहूँगा। साथियों चीज़ छोटी ज़रूर है, धीरे धीरे बड़ा होता है। मैंने आपसे बार बार कहता हूँ, लोग इंसान छोटा से ही बड़ा बनता है, तो याद रखिएगा छोटा से ही बड़ा बनता है। मैं भी अभी मेरा चैनल छोटा है, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब मेरा चैनल सिलेक्शन होगा, तो जब मुझे साथियों मेरा दोस्त जो भी सिलेक्शन लेंगे कहेंगे सर आपके चैनल सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे वो भी मैं भी एक दिन बड़ा बन जाऊँगा, है ना। तो आप मैं चाहूँगा, और बड़ा करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसका आंसर साथियों यूरिया इसका सही हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। अच्छा मैं एक दिन सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ साथियों, एक दिन मैं क्लास आऊँ और उस दिन आपका साइंस का सारा जो सूत्र होता है साथियों मैं वो करवा दूँ, मैं साइंस का सारा सूत्र करवा दूँ। मुझे बताइए आपका विचार क्या है। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं आऊं एक क्लास में, सिर्फ उसमें कुछ ना हो, सिर्फ साइंस का सूत्र हो, सिर्फ आप उस सूत्र को याद कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर वहां से कंफर्म आ जाएगा। साइंस में सूत्र पूछता है 2 नंबर का, तो आपको 2 नंबर वहां से निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बताइएगा, क्या मैं साइंस का अलग से एक वीडियो लेके आऊँ, उसमें सिर्फ सूत्र होगा। मुझे बताइए क्या सही रहेगा, ये आप कमेंट कीजिए एक बार। बोल रहा है एलपीजी इसको आप रसोई गैस कहते हैं, का मुख्य घटक क्या है। आप क्वेश्चन यहाँ से 2 बन रहा है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा रसोई गैस कौन सा होता है, बोलेंगे एलपीजी, बोलेगा मुख्य घटक क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, आँख कान बंद करके बोल दीजिएगा सर मिथेन होता है। सर मिथेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है साथियों, तो मिथेन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर बोल रहा है रसोई गैस सिलेंडर किसके रिसाव के कारण बदबू आती है। आप देखते होंगे रसोई गैस जो सिलेंडर होता है उससे जब कुछ गैसें बाहर निकलती है तो वो महकता है, अलग बदबू आता है। किसके कारण आता है, ध्यान रखिएगा, वो आपका एथिल मार्केप्टन, क्या रखिएगा साथियों, एथिल मार्केप्टन के द्वारा ही वो जो है आपका बदबू आती है, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है। धीरे धीरे आपको इतनी अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलेंगी, आप सोचेंगे सर का चैनल भले छोटा है, आप खुद अपने साथियों को बोलिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि सुनो सुनो सुनो, चलो राजेश सर के पास, चलो राजेश सर के पास। उस चैनल का नाम है सत्यमेव जयते 4.0। राजेश सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, आप खुद बोलिएगा, एक दिन देख लीजिएगा। साथियों अब ये एपिसोड नंबर आपका 7 खत्म हुआ। अगला एपिसोड 8 आएगा, तो मैं चाहूँगा आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने लाइक नहीं किया तो मैं चाहूँगा एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंसान छोटा से ही बड़ा होता है। साथियों आपका एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का एमसीक्यू करवा रहा हूँ, यदि आप कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। साथियों तैयारी 4 तो आएगी, आज आवे या कल आवे ये तो आपको ही पता है, ये अब आने ही वाली है। जैसे आएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ भी जानकारी मिलती है आप टेलीग्राम पे रहिए, आपको वहाँ जानकारी अवश्य मिल जाएगी। कुछ भी होता है आपको वहाँ पे अवश्य मैं देने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा आप टेलीग्राम का अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार।